Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. Today we are going to revise economy through PYQs. इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है. इट इज़ सेकंड पार्ट ऑफ इकोनॉमी PYQs. जो फर्स्ट था 9 तक जो था ना PDF का, वो ऑलरेडी कवर्ड है. आई थिंक थोड़े टाइम पहले मैंने कवर किया था उसको. सो ये उसका सेकंड पार्ट है, कंटिन्यूएशन में है उसके. एंड वी आर कवरिंग फ्रॉम 2019 टू 2024. लास्ट जो हमारे 5 इयर्स हैं इसका हम कवर कर रहे हैं अपने PYQs. इससे ज़्यादा पीछे जाने की आई डोंट थिंक कि आपको नीड है, क्योंकि UPSC ने जो पहले क्वेश्चंस होते थे ना, पहले जो आया करते थे, वो चाहे आपका CSC प्रीलिम्स हो या फिर आपका CAPF हो या फिर CDS हो, वो कंपैरेटिवली सिंपल होते थे. सिंपल मींस उसने सिंपल फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि GDP जो है इन फॉलोइंग में से कौन कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ GDP, एंड आप बता दोगे कि ये है या फिर ये है या फिर ये है. बट आज वो क्या पूछता है, आज वो पूछता है इसके अंदर की चीज़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन कंपनी जो है वो डिविडेंड अर्न कर रही है या फिर प्रॉफिट अर्न कर रही है. लेट्स से इंडियन कंपनी है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है कहाँ से, UK से. एंड वो अमाउंट जो अर्न कर रही है UK से, वो GDP में आएगा या फिर NDP में आएगा या फिर NNP में आएगा, किस में आएगा. आज वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है. इसीलिए आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है. 2019 से लेके 24 तक मोर देन इनफ है आपका, ठीक है, मोर देन इनफ है. एंड जो ये PYQs हैं, हम इनका सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट उसको टिक करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसकी डिटेल में जाएंगे कि वो आंसर क्यों है एंड वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है. सो दैट कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर तो आप उसको आराम से टैकल कर सको. स्टार्टिंग ऑफ विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी चेंज द कलर, ठीक है. या सो 97th क्वेश्चन है. ये सीक्वेंस छोड़ दो, ठीक है. 97th ये जो क्वेश्चन पेपर था उससे मैंने कॉपी पेस्ट किया था. सो इस सीक्वेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, द टर्म बैड बैंक फ्रीक्वेंटली मैंशन इन न्यूज़ रेफर्स टू. अब हमने इकोनॉमी वाली क्लास में देखा था कि हमारे होते हैं NPAs. क्या होते हैं? NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं हमारे, ठीक है. अब इसमें क्या क्या आता है, अगर तो आपने कुछ भी पे नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, योर इंटरेस्ट प्लस योर प्रिंसिपल, ठीक है. आपका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आपने पे नहीं किया, दोनों में से एक भी नहीं पे किया. कितने दिन तक, 90 डेज़ तक, ठीक है. 90 डेज़ तक अगर आपने 90 डेज़ तक नहीं पे किया, ओके, अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन योर लोन, जो आपने लोन लिया था, कि कोई भी लोन हो सकता है, ठीक है, जो आपने लोन लिया था बैंक से, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पे नहीं किया, कितने देर तक, 90 डेज़ तक. तो उस चीज़ को जो है, उस लोन को क्या बैंक क्या करता है, बैंक NPA डिक्लेयर कर देता है. NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि लोन जो है बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है. बैंक की जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट एक लाइबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है. एसेट साइड में उनको इनकम आती है. सो जो लोन है वो एसेट साइड में रिफ्लेक्ट करता है. अब वो लोन परफॉर्म नहीं कर रहा, मींस वो प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहा बैंक को, इसीलिए उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है बैंक, अगर 90 डेज़ तक आप इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पे नहीं करते, ठीक है. ये तो हो गया आपका NPA. अगर 90 डेज़ से लेकर 1 साल तक, टिल 1 ईयर, ठीक है, फ्रॉम 90 डेज़ टू 1 ईयर, अगर आपका NPA रहता है 90 डेज़ से लेकर कितनी देर तक, 1 ईयर तक, उसको बैंक सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर देता है. सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है. 90 डेज़ से लेकर 1 ईयर तक अगर NPA रहता है आपका, उसको सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर देगा. एंड अगर 1 ईयर क्रॉस कर जाएगा, अगर उसने 1 ईयर क्रॉस कर लिया आपका जो सब स्टैंडर्ड एसेट था, तो उसको बैंक डिक्लेयर कर देता है योर डाउटफुल एसेट,
ठीक है, योर डाउटफुल एसेट, योर डाउटफुल एसेट। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन CDS में भी आया हुआ है, CAPF में पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में कितनी बार पूछा हुआ है। सो ये चीज़ को याद रखना कि NPA क्या होता है, सबस्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, डाउटफुल एसेट क्या होता है। एंड ये जो डाउटफुल एसेट है ना, जो अपना डाउटफुल एसेट है, इसको बैंक दो और तरीक़ों से भी डिक्लेयर कर सकता है। फर्स्ट, अगर तो जो ऑडिटर है, जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिट करता है बैंक की जो स्टेटमेंट्स, अगर ऑडिटर ने बैंक की स्टेटमेंट्स देखते हुए कोई अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो सकता है, उसने देखा एंड उसको इंस्पेक्ट किया एंड उसको लगा कि इसमें से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना प्रिंसिपल ना आपका इंटरेस्ट, तो ऑन द स्पॉट ही जो ऑडिटर होता है ना, वो उस अकाउंट को डाउटफुल एसेट डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, उस अकाउंट को डाउटफुल एसेट डिक्लेयर कर देता है। सेकंड इज बैंक खुद से, बैंक खुद से, ठीक है, ऑडिटर वाला काम नहीं है अभी। अभी बैंक खुद से क्या करेगा, बैंक को पता है कि यार ये बंदा ना हमें लोन का अमाउंट वापस नहीं करना चाहता, ही इज़ अ विलफुल डिफ़ॉल्टर। वो क्या है, विलफुल डिफ़ॉल्टर है, वो जानबूझ के हमें हमारा लोन का अमाउंट वापस नहीं करना चाहता। ठीक है, सो विलफुल डिफ़ॉल्टर के केस में क्या होगा, बैंक खुद से डिक्लेयर कर देगा उस लोन अकाउंट को डाउटफुल एसेट। ठीक है, डाउटफुल एसेट। सो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन बनते हैं इससे एंड काफ़ी टाइम बाद बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं एंड इसी में गलती कर देते हैं बच्चे आई मीन कि हम जैसे कैंडिडेट्स मुंह से निकल जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, एंड इसको साथ साथ में देखते रहना एंड लिखते रहना इफ़ यू फील कि मुझे ज़रूरत है। ठीक है, मैं इसको रेज करता जाऊँगा साइड बाय साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट, क्या नहीं कर सकती। अब ये भी इकोनॉमी वाली क्लास में देखा था कि NBFC क्या होती है, अपना पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, बताया था ना, पेमेंट बैंक होता है एक, NBFC होती है एक, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ये बताया था मैंने अच्छे से। सो अभी देख लेते हैं एक बार कि जो अपनी NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, किसके अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना कंपनीज़ एक्ट जो होता है ना अपना, कंपनीज़ एक्ट, कंपनीज़ एक्ट के अंदर ये बनती हैं। ठीक है, NBFC कंपनीज़ एक्ट 2013 वाला जो है उसके अंदर ये बनाई जाती हैं। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्या क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं कि ये क्या कर सकती है एंड क्या नहीं कर सकती। तो ये आपका टाइम डिपॉजिट जो होता है ना अपना, टाइम, योर टाइम डिपॉजिट, आपका टाइम डिपॉजिट मीन्स RD हो गया, आपका FD हो गया, वो ले सकती है। ठीक है, RD ले सकती है। देन लेंडिंग मीन्स आपका लोन, योर योर सिंपल लोन लिख देता हूँ। ठीक है, योर लोन दे सकती है, यस लोन दे सकती है जी। इन्वेस्ट कर सकती है, यस इन्वेस्ट भी कर सकती है। किस में इन्वेस्ट कर सकती है, आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, योर शेयर मार्केट। एंड ये चीज़ याद रखना कि जो आपके बैंक्स हैं ना, बैंक हैं जो हमारे, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बैंक्स को दो चीज़ों में इन्वेस्ट करना होता है, या तो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर जो RBI इशू करता है वो वाली। ठीक है, बैंक इन्हीं में इन्वेस्ट कर सकता है, प्राइमरीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बैंक परचेज़ करता है। बैंक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखनी है। बट NBFC कर सकती है, आपकी NBFC शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं हमारा डिमांड डिपॉजिट, ये NBFC नहीं ले सकती, अपना डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट आपका नहीं ले सकती। सो ये चीज़ें याद रखनी है कि आपकी NBFC टाइम डिपॉजिट इशू कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, हाँ जी कर सकती है। लोन दे सकती है, यस दे सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, हाँ जी कर सकती है। बट आपका जो बैंक होता है, फॉर एग्जांपल योर SBI, कैनरा बैंक, यूको बैंक, जितने भी बैंक्स हैं हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, जिनको हम स्केड्यूल बैंक्स बोलते हैं, वो आपकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। NBFC आपकी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। अगर ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले रही तो क्या ये इशू नहीं कर सकती, ATM इशू नहीं कर सकती, ATM इशू नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आपका डिमांड डिपॉजिट नहीं है तो ATM किस काम का,
क्योंकि एटीएम आप किसके लिए होता है, योर सेविंग अकाउंट के लिए, योर करंट अकाउंट के लिए, एम आई राइट। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के लिए हमारा होता है एटीएम। बट आपका डिमांड डिपॉजिट ही नहीं है तो एटीएम भी इशू नहीं कर सकती। अगर लोन इशू कर रही है तो आपका ये क्रेडिट कार्ड इशू कर देगी, आपका क्रेडिट कार्ड इशू कर देगी। सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। मूविंग अहेड, बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, जो SDG इंडेक्स है नीति आयोग निकालता है, हम सब जानते हैं। नीति आयोग हैज़ क्लासिफाइड वेरियस स्टेट्स इनटू सर्टन कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी नहीं है, कौन सी कैटेगरी नहीं है। तो ये सिंपल था। एंड क्योंकि जो UPSC था ना, उसने वर्ड्स के साथ हमेशा की तरह ट्वीक किया था, ठीक है। वर्ड्स को मोल्ड कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है। एस्पिरेंट भी होता है इसमें। परफॉर्मर वो भी होता है। अचीवर स्टेट्स की लिस्ट आती है ना, अचीवर स्टेट्स टॉप में तमिलनाडु, केरला, पंजाब ऐसे आता होता है। फास्ट रनर नहीं है, फ्रंट रनर होता है। योर फ्रंट रनर, ठीक है, फास्ट रनर नहीं है। सो ये ऑप्शन हमारा उठ जाएगा। एंड यहाँ पर मैंने टाइप भी करके लिख दिया हुआ है, सो दैट अगर मैं ये चीज़ इरेज करता हूँ तो आपको फाइल मिल जाए, ठीक है। मूविंग अहेड, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, योर फॉर एग्जांपल आपकी LIC है। गवर्नमेंट ने कहा कि LIC का हम क्या करते हैं, 4% शेयर जो है ना बेच देते हैं। किससे बेच देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं। प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देते हैं हम। 4% स्टेक इन LIC, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब LIC क्या है गवर्नमेंट का, LIC इज़ एन एसेट। LIC एसेट है। अब एसेट सेल करोगे तो उसका अमाउंट जो है वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिसीट में जाएगा। क्यों कैपिटल में जाएगा, क्योंकि आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए कैपिटल रिसीट में जाएगा। या फिर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है या फिर एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो जो अमाउंट आता है ना उससे, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ले लिया लोन, गवर्नमेंट ने लोन लिया, किससे लिया लोन, जापान से ले लिया, ठीक है, जापान से लोन ले लिया। वो अमाउंट कहाँ पर आएगा, कैपिटल रिसीट में आएगा। सिंपल। नेक्स्ट इज GST। अब बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो बच्चा भी कर लेगा। GST वी ऑल नो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब ये क्या होता है, दिस इज स्टेट A, दिस इज स्टेट B, ठीक है। अब स्टेट A ने बनाया कुछ प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया, चिप्स बनाए, ठीक है। स्टेट A ने चिप्स प्रोड्यूस किए, बट ये चिप्स जो थे स्टेट B में गए एंड वहाँ पर इनकी हो गई सेल। वहाँ पर इनकी सेल हो गई, पार्टी चल रही थी, लड़कियों ने चिप्स खरीद लिए एंड सेल हो गई। अब उन्होंने जो ख़रीदा, लड़के लड़कियों ने जो चिप्स खरीदे, ठीक है, स्टेट B में, उसके ऊपर लगेगी GST। एंड वो GST का अमाउंट कहाँ पर जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट किसको जाएगा, सेंटर को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा पार्ट जाएगा इस B स्टेट को, दूसरा जाएगा B स्टेट को, नॉट A। इसमें A का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसमें A का कोई रोल नहीं है। सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट चीज़ हमारा, ये बहुत बार ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है कहाँ पर है। सो आसियान वी ऑल नो इट इज़ इन जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है, अपना इंडोनेशिया में है, ठीक है। आसियान कहाँ पर है, इंडोनेशिया, जकार्ता में है। देन आपका यूरोपियन यूनियन इसका तो सभी को पता होगा, इट इज़ ब्रसल्स। ये ब्रसल्स में है। ब्रसल कहाँ पर है, ये बेल्जियम में है। देन योर ओपेक, देन है अपना ओपेक। जो ओपेक है ये वीना में है, ये है वीना। वीना कहाँ पर है, वीना है ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वीना ऑस्ट्रिया में। देन योर CIS, ये क्या है, इट इज़ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है योर इन मिन्स्क। ये कहाँ पर है, ये बेलारूस में। मिन्स्क जो है ना, ये है अपना बेलारूस में, ठीक है, ये है बेलारूस में। सो इट इज़ आंसर A, ठीक है। तो ये याद रख लेना, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, योर ब्रिक्स हो गया आपका, SCO हो गया आपका, एंड और भी जो है G7 है या फिर G20 है,
इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, G20 का ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है क्योंकि वो तो प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंगली रोटेट करता रहता है, बट या जिनके हेडक्वार्टर्स हैं जिन बॉडीज़ के, फॉर एग्जांपल योर अरब लीग है आपकी, ठीक है, योर अरब लीग, देन GCC, इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, 7 है या फिर 8 है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आई थिंक इसका हेडक्वार्टर जो था अरब लीग का वो इजिप्ट में था, ठीक है, इसका इजिप्ट में था। एंड GCC का हेडक्वार्टर जो है वो रियाद में है। रियाद मीन्स सऊदी अरेबिया। तो ये याद रख लेना, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, पूछ लेता कई बार। मूविंग नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड, ठीक है। अब वर्ड के ऊपर फोकस करना, अब वर्ड के ऊपर फोकस करना। इसने पूछा अटेम्प्टेड, उसने पूछा अटेम्प्टेड, ठीक है। सो इट वाज 1872, ये 1872 से चलता आ रहा है। एंड उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे ऑफ कोर्स उन्होंने कंडक्ट किया था अपना सेंसस, ठीक है। एंड तभी से ये चीज़ चल रही है कि एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के बाद क्या होगा, आपका सेंसस कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट कब हुआ था अपना, लास्ट हुआ था 2011 में हुआ था। एंड जो सीट्स थी ना लोकसभा एंड उसकी स्टेट्स की, वो 2002 वाले सेंसस के बेस पे थी। ये चीज़ याद रखना, सेंसस लास्ट हुआ था 2011 में, अभी जो होगा वो 2027 में होगा, जो अभी होने वाला न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। एंड जो सीट्स थी लोकसभा की एंड अपनी स्टेट असेंबलीज़ की, वो 2002 वाले सेंसस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मींस उनकी जो रैशनलाइजेशन थी 2002 वाले सेंसस के बेस पे की गई थी। जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। मूविंग अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी पोर्ट्स इन इंडिया। सी पोर्ट्स, देर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सी पोर्ट्स। तो 4 हैं क्या, 4 नहीं है, क्यों नहीं है, टोटल आई थिंक 13 है अपने, ठीक है। टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज। यस, पोर्ट्स हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंदर आएगा ऑफ कोर्स। माइनर पोर्ट्स आर अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स और मैरीटाइम बोर्ड्स। बिल्कुल सही है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास माइनर पोर्ट्स होते हैं एंड जो मेजर पोर्ट्स हैं वो हमारा सेंटर कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग एंड उसने पूछा है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। करेक्ट के ऊपर फोकस करना है जो वो पूछ रहा है। कई बार उसने लिखा होता है इनकरेक्ट कौन सा है, सो उसने पूछा करेक्ट कौन सा, 2 एंड 3, सेकेंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैंने लिख दिए हुए हैं कौन से आपके 13 मेजर पोर्ट्स हैं। कोची, एन्नौर, हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, कंडला। कंडला पोर्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, और इसको दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मैंगलोर पोर्ट, मुर्मुगांव पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप, टुटिकोरिन, विजाग एंड चेन्नई। जो विजाग है ये इस टाइम करंटली ये लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट बना है पोर्ट। एंड ये इंटरनेशनल जो टर्मिनल है ना, जो इंटरनेशनल अपना वो है, इंटरनेशनल सी रूट, जो आपका इंटरनेशनल सी रूट है ना, ये उस पर आता है। कौन सा पोर्ट, विजाग पोर्ट, ठीक है। विजाग पोर्ट आपके इंटरनेशनल सी रूट पे आता है एंड ये कार्गो हैंडल कर सकता है कितना भी डीप हो, एंड अब तक का डीपेस्ट पोर्ट है ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, आसियान समिट का पूछ रहा है कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी। एंड यूरोपियन यूनियन इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर। सो ये तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कहाँ पर हुई थी ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो करंट में चल रहा है 2024 एंड 5 जो अपना ईयर है, इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी योर ग्रुपिंग्स हैं उनकी जो वो हुई है आपकी मीटिंग्स हुई हैं, जैसे अभी ब्रिक्स है, ठीक है। ब्रिक्स कहाँ पर हो रही है, ब्रिक्स योर इन ब्राज़ील में हो रही है। एंड ब्रिक्स 11 बोला जा रहा है। 11 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें 11 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या उसमें वेनेजुएला है, क्या उसमें योर इंडोनेशिया है, तो ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो मैं इसकी क्लास लूँगा एक बार,
एक ही फाइल में जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिक्स है, G20 है, जितनी भी हैं जिसमें इंडिया मेंबर है एंड जिसमें इंडिया मेंबर नहीं भी है लाइक नेटो और GCC, अरब लीग, वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे। बट स्टिल अपने एंड से आप ट्राई करना कि इनके मेंबर्स याद रखो एंड इनकी जो लेटेस्ट चल रहा है सीक्वेंस, कहाँ पर मीटिंग हो रही है, होस्ट कौन कर रहा है, कोई नया डिसीजन लिया है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो चीज़ को माइंड में रखना। ठीक है, वो चीज़ को अपना माइंड में रखना। सो यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, इंडिया का रीजनल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। ये अपना यूएस है। ठीक है, ये अपना यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है ये, यूरोपियन यूनियन अपना नहीं है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आसियान समिट जो है 2022 में कहाँ पर हुई थी, क्योंकि अभी 25 चल रहा है तो 25 में होगी। अभी तो इंडोनेशिया में हुई है। नो नो नो, इंडोनेशिया नहीं था, आई थिंक वो था अपना थाईलैंड था, सॉरी योर थाईलैंड था, थाईलैंड था, वहाँ पर हुई है। तो ये चीज़ याद रखना। देन योर इसको ऐसे करना चाहिए था, मुझे ब्रेक करना चाहिए था। नो इश्यूज़। पूछा कि कौन सा मेंबर नहीं है अपना नेटो का, नेटो का मेंबर कौन नहीं है। ठीक है, कौन मेंबर नहीं है नेटो का, तो ये भी 2022 का है, ये भी आपका 2022 की अपनी लिस्ट है। तो उसने पूछा नेटो में नेटो का मेंबर कौन नहीं है। हंगरी भी इसका मेंबर है, पोलैंड भी इसका मेंबर है, टर्की भी इसका मेंबर है। बट जो बेलारूस है ना, ये नेटो का मेंबर नहीं है, ये CSTO का मेंबर है। CSTO जो है उसका मेंबर है। अब ये CSTO का कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो रशिया ने बनाई थी, जो बनाई थी रशिया ने 1949-50 में बनाई थी। सो बेलारूस जो है किसका मेंबर है, CSTO का मेंबर, नॉट नेटो। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। देन बिम्स्टेक, अगेन ऑर्गेनाइजेशन का पूछता रहता है UPSC, कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो वही पूछ रहा है कौन से इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, हु आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। बांग्लादेश भी है, ठीक है, भूटान भी है, नेपाल भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है। ओके, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, हाँ जी ये भी है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मालदीव्स नहीं है, मालदीव्स नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी नहीं है, इंडोनेशिया आपका नहीं है। सो इट इज़ योर बी। ठीक है, बिम्स्टेक सिंपली जो बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करती हैं ना कंट्रीज़, उनकी ग्रुपिंग है, सिंपली उनकी ग्रुपिंग है। सो इमेजिन कर लो खुद अपनी आइज़ क्लोज करके, मैप को इमेजिन करो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर कर रही हैं अपनी बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, वो तो मेंबर होंगी एंड भूटान, नेपाल भी होंगे, ऑल्दो वो बॉर्डर नहीं करते बट स्टिल दे आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, वो बिम्स्टेक के मेंबर हैं अपने। एंड यहाँ पर फिनलैंड लिखा हुआ है लास्ट, लास्ट फिनलैंड नहीं है आपका, स्वीडन, योर स्वीडन, अभी वो भी मेंबर बन चुका है। ठीक है, आपका स्वीडन भी मेंबर बन चुका है, किसका, अपने नेटो का। किसका मेंबर बना है, नेटो का मेंबर बना है स्वीडन। ओके, मूविंग अहेड, हाउ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंडिविजुअल गुड्स डिटर्मिन। ठीक है, इंडिविजुअल गुड की प्राइस इलास्टिसिटी कैसे डिटर्मिन होती है। ठीक है, बाय द डिग्री टू विच द गुड इज़ अ नेसेसिटी और लग्जरी। ठीक है, अगर कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है, नेसेसिटी मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल योर पोटैटो, योर पोटैटो, या फिर आपका कुछ ले लेते हैं, योर योर राइस। ठीक है, राइस जो है वो नेसेसिटी है। ठीक है, राइस इज़ नेसेसिटी। लग्जरी, योर इसमें ले लेते हैं लग्जरी में योर गोल्ड। लग्जरी क्या है, आपका गोल्ड है। अब पहले जब था 40,000 पे था, अब कितना है, अब 90,000 पे है। ठीक है, बट स्टिल पीपल आर बाइंग गोल्ड, वो रुक नहीं रहे। ठीक है, उनको ये नहीं दिख रहा कि हाँ गोल्ड जो है कल को 1 लाख भी क्रॉस कर जाएगा, बट वो तब भी खरीदेंगे, वो तब भी खरीदेंगे। चाहे गोल्ड का प्राइस 10,000 हो जाए तब भी खरीदेंगे, 1 लाख प्लस हो जाए तब भी खरीदेंगे। सो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा राइस, राइस इज़ नेसेसिटी। चाहे आपके 20 रुपये पर केजी मिल रहे हैं, चाहे 80 रुपये पर केजी मिल रहे हैं, आप खरीदोगे, आप खरीदोगे। क्यों, क्योंकि वो नेसेसिटी है। गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, गोल्ड नेसेसिटी है। क्यों नेसेसिटी है,
ऑल दो इट इज़ लग्जरी गुड, ठीक है, गोल्ड लग्जरी गुड है, बट इंडिया में अलग सिस्टम है, ठीक है। गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर काइंड ऑफ मैरिज पर्पज़ के लिए या और भी जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, उसके लिए गोल्ड को अच्छा कंसिडर किया जाता है एंड परचेज़ किया जाता है। सो गोल्ड इज़ लग्जरी प्लस नेसेसिटी इन इंडिया। सो पहला तो इसका करेक्ट है कि कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है एंड कितनी लग्जरी है, उस बेस पे प्राइस की जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करती है। देन योर बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, ठीक है, ये भी उसने अच्छी बात की है। सब्स्टिट्यूट यहाँ पर दो, यहाँ पर आपकी है टाटा टी, योर टाटा टी है, एंड यहाँ पर है ताज़ा होले। उसको क्या बोलते थे ताज़ा होले को, उसको कुछ बोलते थे ताज़ा, ताज टी में भी, मुझे याद नहीं आ रहा, ताज थी आई थिंक, कुछ तो थी यार, ताज ले लेते हैं चलो, योर ताज टी, ठीक है, योर ताज टी। अब टाटा का प्राइस है 20, ताज का प्राइस है 15, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं। अब कस्टमर गया शॉप पे, उसने कहा भैया भैया चाय पत्ती दिखा दो, उसने टाटा दिखा दी एंड ताज भी दिखा दी। अब जो ताज है वो 15 रुपीज़ की है, वो इसको ले लेगा, वो इसको परचेज़ कर लेगा, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस कम है। अगर तो उसको वो नहीं है कि मुझे टाटा ही चाहिए, मुझे इसकी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है या फिर टेस्ट अच्छा लगता है, जो भी है, उसकी अगर पर्सनल चॉइस नहीं है, अगर उसका प्राइम फोकस जो है ना वो प्राइस के ऊपर है, ठीक है, तो वो इसको ले लेगा। अगर ऑन अदर हैंड अगर ये 15 की होगी एंड ये 20 की है, तो वो टाटा ले लेगा। तो उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस एंड सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस एंड अवेलेबिलिटी भी उसने फोकस किया, अवेलेबिलिटी। अगर तो वो शॉप पे जाता है, वो सिंपली शॉप पे गया एंड शॉपकीपर के पास सिर्फ टाटा टी है, सिर्फ टाटा टी है, तो उसको यही परचेज़ करनी पड़ेगी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो प्राइस इलास्टिसिटी आपकी अवेलेबिलिटी से भी डिपेंड करती है। बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनमी में इनकम जो ग्रो कर रही है कितने रेट से कर रही है। अब इकोनमी में चाहे 7% से ग्रोथ हो रही है इनकम की, चाहे 10% से इनकम की ग्रोथ हो रही है, आपको उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जाओगे शॉप पे कुछ परचेज़ करने के लिए, अब आपकी इनकम पहले 1000 थी, अब लेट्स से 1500 है, अब फिर भी आप शॉप पे जाकर यही बोल रहे हो ना भैया चाय दिखाना, तो वो आपको वही दिखाएगा। एंड टाटा होगी तो टाटा ले लोगे, ताज होगी तो ताज ले लोगे, दोनों अवेलेबल हैं तो जो चीपर पड़ेगी आप उसको ले लोगे। सिंपल रूल है। तो इसमें इसका इनकम रेट का कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है। नेक्स्ट इज़ बाय द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड इन कंज्यूमर्स बजट। अब यहाँ पर उसने बजट की बात की। जब भी आप जाते हो कुछ ग्रोसरी लेने जाते हो तो आपका एक स्पेसिफिक बजट होता है, जैसे 2000 इज़ योर बजट, ठीक है। अब आपको 2000 के अंदर कुछ लेना है, 2000 के अंदर सारी चीज़ें लेनी है, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइस लेने गए हो, आप राइस परचेज़ करने गए हो एंड दो क्वालिटीज़ के राइस हैं, दो क्वालिटीज़ के आपके राइस हैं वहाँ पर। एक तो है योर 50 रुपीज़ पर केजी एंड एक है आपका 80 रुपये पर केजी। जो 80 वाला है वो बनस्पति है जो अपना होता है, एंड स्पेशल है वो लंबे लंबे चावल होते हैं जो काइंड ऑफ वो हैं, एंड जो 50 वाला है वो थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली छोटे साइज़ का है, छोटे साइज़ का है। तो अगर तो आपका बजट है, बजट में अगर आपके ये 80 वाला फिट आ रहा है, मीन्स आप इसको परचेज़ करने के बाद बाकी जो भी आइटम्स हैं आपकी लिस्ट में उसको भी परचेज़ कर लेते हो, तो आप इसको परचेज़ कर लोगे। अगर तो फिट नहीं बैठ रहा तो आप इसके ऊपर चले जाओगे। तो बजट इज़ इम्पोर्टेंट। बजट जो है प्राइस इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो सी इज़ फोर्थ ऑप्शन 4 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। सो 1, 2 एंड 4 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कौन सी चीज़ फंक्शन करती है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। अब उसने फोकस किया ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ऊपर, ठीक है। अब जो रिवर्स रेपो रेट है, अब ये होता क्या है, वैसे तो मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में इकोनॉमी वाली में, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक होता है आपका रेपो रेट, जिस पे बैंक जाता है आरबीआई के पास एंड आरबीआई उसको दे देता है लोन,
उसको बोलते हैं, उस रेट को बोलते हैं, जिस रेट पर लोन देता है ना उसको बोलते हैं रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई के पास जो बैंक है, जो आरबीआई के पास बैंक है ना, वो अपना अमाउंट क्या रख देता है, डिपॉजिट करवा देता है उस रेट पे, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इन दोनों चीज़ों में ना रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई इन्वॉल्व है, रेपो रेट में भी आरबीआई इन्वॉल्व है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, तो ये उड़ जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है ये मैंने बताया था, जो ई कुबेर पोर्टल है आरबीआई का, उस पर आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज़ जो होती हैं ना, जी सेक जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसको बाय सेल करता है, उसको बाय एंड सेल करता है। सो इसमें भी आरबीआई फंक्शन कर रहा है, इसमें भी आरबीआई फंक्शन कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, तो ये भी उड़ जाएगा। देन योर बॉन्ड प्राइस, अब बॉन्ड प्राइस भी ऑटोमेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी अकॉर्डिंगली जाएगा, डिमांड कम है तो प्राइस भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। बट योर पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, अब आपकी पर्सनल इनकम जो है, पहले आप अर्न करते थे मंथली लेट से 25,000, अब आप 30,000 अर्न कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, 30,000 अर्न कर रहे हो। जो 5,000 एक्स्ट्रा है ना आपका, 5,000 एक्स्ट्रा है, अब आप उस 5,000 एक्स्ट्रा को मार्केट में स्पेंड करोगे। मार्केट में क्या करोगे, या तो स्पेंड करोगे, या तो आप इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप सेव करोगे। इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ आप डायरेक्टली करोगे, डेफिनेटली करोगे, या तो आप स्पेंड कर रहे हो, या इन्वेस्ट कर रहे हो, या सेव कर रहे हो, या तीनों साथ में कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्केट बूस्ट करेगी या फिर डाउन जाएगी, अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली मार्केट इसमें फंक्शन करेगी। सो दिस इज़ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, दिस इज, क्योंकि इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है, आरबीआई का, क्योंकि उसने स्पेशली पूछा है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें तो कस्टमर का रोल है ना, जो पब्लिक है उसका रोल है। सो या योर ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़ नॉट करेक्ट, इज़ नॉट करेक्ट। तो ये पता क्या है, ये ना एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपके दो मटेरियल्स हैं, ठीक है, दिस इज़ योर मटेरियल, दिस इज़ योर मटेरियल, एंड ये हमारी इकोनॉमी है, दिस इज़ आवर इकोनॉमी, ठीक है, दिस इज़ आवर इकोनॉमी, ये अपना मटेरियल है, ये हमारा है रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल से या तो मैं इतने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट ए बना लूँ एंड इतने से प्रोडक्ट बी बना लूँ, या फिर दोनों को हाफ़ कर लूँ एंड इस हाफ़ का प्रोडक्ट ए बना लूँ, इस हाफ़ का प्रोडक्ट बी बना लूँ, या फिर मैं इतना ले लूँ, इसका प्रोडक्ट बी बना लूँ एंड इसका प्रोडक्ट ए बना लूँ। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिंपली ये बताता है कि इकोनॉमी में दो प्रोडक्ट्स को, दो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपने एक की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो दूसरे की प्रोडक्शन डेफिनेटली नीचे जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया, जैसे मैंने अभी इसमें आपको या बताया कि देखो, अगर आप इतना मटेरियल ले रहे हो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए तो डेफिनेटली बी का जो रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑन अदर हैंड अगर आप इस चीज़ को रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, आपने इतना ले लिया बी के लिए, जो रेस्ट बचेगा उसका ए ही बनेगा, समझे। सो अगर ए को इंक्रीज़ कर रहे हो तो बी को डाउन जाना पड़ेगा, अगर बी को इंक्रीज़ कर रहे हो तो ए का डाउन जाना पड़ेगा, या तो दोनों इक्वल हो जाएंगे या फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट एंगल एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यस, बिल्कुल सही कहा, हमारे रिसोर्स क्या हैं, लिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो दूसरे की डाउन जाएगी। The different combinations of various goods and services given the available resources and technology are denoted by the production possibility frontier। यही तो हमने बात की है, यही तो हमने बात की है ना, हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया था, हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया था ना, कि या तो हाफ़ हो जाएगा दोनों का, हाफ हाफ, या फिर एक ज़्यादा ले लेगा रिसोर्सेज, दूसरा कम रिसोर्सेज ले लेगा, वही तो बात की थी हमने।
देन एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़ अटेनेबल अंडर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। वही तो डिस्कस किया कि ये रिसोर्स जो है, ये जो रॉ मटेरियल है, एग्जांपल देके समझाया था मैंने, ये जो इतना रॉ मटेरियल है, इसके अंदर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कितनी भी गुड्स बना सकते हो इसके अंदर, बस इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। वही उसने बात की है। लास्ट में बोल रहा है ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो हमने क्या बोला कि अगर ए की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हो तो बी की डेफिनेटली नीचे जाएगी, या फिर आप बी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हो तो ए की नीचे जाएगी। ये रूल है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। कोई भी इकॉनमी जो होती है उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, एंड उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर आपको n नंबर ऑफ़ गुड्स प्रोड्यूस करनी है, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 नंबर गुड्स हैं, ठीक है, 2 गुड्स आपने प्रोड्यूस करनी है ए एंड बी, तो अगर ए की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो बी की कम होगी, अगर बी की ज़्यादा है तो ए की डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस चलेगा। सो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मतलब डी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट, ब्रॉडली बोथ birth and death rates are low in which one of the following stages of demographic transition model। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है इसमें आपका बर्थ रेट भी एंड डेथ रेट भी दोनों क्या होते हैं, लो होते हैं, दोनों आपके लो होते हैं। ये सिंपल है। ये जो आपका लो स्टेशनरी स्टेज होती है ना, ये कौन सी स्टेज होती है, जब सभी लोग एजुकेटेड हैं, हेल्थ केयर सिस्टम, आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो काफ़ी सॉलिड है, एक्सेस कर सकता है कोई भी लोग, ठीक है, चाहे रिच है चाहे पुअर है, उसके पास एजुकेशन भी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी है। तो अगर एजुकेशन होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टिव गेयर्स यूज़ करेंगे, तो आपका जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। डेथ क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास हेल्थ फैसिलिटी है, अगर आप बीमार पड़ रहे हो आप हॉस्पिटल चले जाओगे, या फिर अर्ली डायग्नोसिस करके आपकी जो हेल्थ है वो स्टेबल हो जाएगी, तो आपका डेथ रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इट इज़ लोअर स्टेशनरी स्टेज। यहाँ पर आपकी एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, इसी की वजह से आपका बर्थ रेट भी कम होता है, डेथ रेट भी कम होता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। 2 फैक्टर्स होते हैं, पुश एंड योर पुल। पुश क्या होता है? पुश कर रहा है, आपके वॉर चल रही है रीजन में, आप भाग जाओगे वहाँ से, ठीक है, पुश कर रहा है, या फिर क्लैश हो रहा है, कल्चरल क्लैश या कुछ भी हो रहा है, फिर भी आप चले जाओगे, ठीक है। डिज़ास्टर हो गया, कोई फ्लड आ गया, तो भी आप चले जाओगे। पुल में क्या होता है? पुल में है आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज़, इनकम वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर इनकम ज़्यादा है। और क्या हो सकता है? लाइफस्टाइल अच्छा है वहाँ पे आपका, योर लाइफस्टाइल इज़ गुड एट्सेट्रा, ठीक है, ये आपके पुल फैक्टर्स हैं। उसने वही पूछा है कि इनमें से पुल फैक्टर जो है वो कौन सा है माइग्रेशन का। डिज़ास्टर हमने देखा, डिज़ास्टर होता है पुश फैक्टर, कि आप जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर फ्लड आ गया, आप वहाँ से भाग जाओगे, चले जाओगे किसी और स्टेबल जगह पे। लो इनकम, लो इनकम यहाँ पर होगी ना, अगर जहाँ पर आप हो वहाँ पर इनकम अच्छी नहीं है तो आप उस रीजन से निकलोगे ना, कहीं और जाओगे, तो लो इनकम तो आपका पुश फैक्टर है। हाउसिंग शॉर्टेज, जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, तो आपके रहने के लिए घर नहीं है, आप वहाँ से चले जाओगे। हाई इनकम, हाई वेज, तो जहाँ पर इनकम ज़्यादा अच्छी होगी जिस रीजन में, आप वहीं पर जाओगे ना, वो आपको पुल करेगा, वो आपको पुल करेगा कि आप अट्रैक्ट हो जाओ उसके टुवर्ड्स। सो दिस इज़ योर ऑप्शन बी। आई होप दिस इज़ क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस, ओके। जब इकोनॉमी ग्रो करती है स्लोली देन इट्स पोटेंशियल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज करता है, ठीक है। अब इकोनॉमी की पोटेंशियल है लेट से 10% पे ग्रो करने पे, बट ये ग्रो कर रही है 6% पे, गैप जो है 4% का है।
अभी जो 4% का गैप है, इकॉनमी होती क्या है सिंपली, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको इकॉनमी बोल देते हैं कि इकॉनमी ग्रो कर रही है। जीडीपी में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनेंगी उतने ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड उतने ही ज़्यादा लोग अर्न करेंगे। सिंपल फंडा है ये, ठीक है, ये सिंपल एक चेन बनती है आपकी। जो 4% है, अब इस 4% को बनाने के लिए भी कुछ लोग लगने थे, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, बट मिली नहीं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली नहीं। इससे क्या हो गया, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई। तो वही ये सिंपल बात बोल रहा है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंजेस इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड और ड्यू टू ऑटोमेशन। बिल्कुल सही बोला है उसने, स्ट्रक्चर की बात की है। एंड मैंने बताया भी था उस इकॉनमी वाली वीडियो में कितने तरह की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, स्ट्रक्चरल होती है, फ्रिक्शनल होती है, टेक्नोलॉजिकल होती है, एंड और भी कितने तरह की हमने डिस्कस की थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वही बोल रहा है कि स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। पहले आप लेबर इंटेंसिव क्या करते थे, गुड्स बनाते थे। अब क्या हो गया, एआई आ गई। अब एआई आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, आपने टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ कर लिया, अपनी फैक्ट्रीज़ में लगा लिया एंड उसने रिप्लेस कर दिया आपकी लेबर को, उसने लेबर को रिप्लेस कर दिया। सो सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। रिसेशन इन इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है। रिसेशन होता क्या है, व्हाट इज़ रिसेशन? अगर तो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है, योर जीडीपी ग्रोथ 2 क्वार्टर्स तक, ठीक है, आपकी जीडीपी ग्रोथ अगर 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव है ना, नेगेटिव, उसको बोल देते हैं रिसेशन, ठीक है, उसको रिसेशन बोल देते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये फैक्ट है एक, यूपीएससी ट्वीक करता है इन्हीं चीज़ों को। 2 क्वार्टर्स तक अगर आपकी नेगेटिव ग्रोथ है ना जीडीपी की, उसको बोल देंगे हम रिसेशन, उसको रिसेशन बोल देंगे। ओके, आगे, एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ नेगेटिव। ये क्या बात कर रहा है, इसने तो सारे फंडे ही तोड़ दिए, ये तो फंडामेंटल्स के ही अगेंस्ट है। इसने बोला फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो नेगेटिव होगा, ऐसा कभी नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट एक बेस पे ली जाती है, एक बेस पे ली जाती है, बेस पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन में ये लोग हैं जो वॉलेंट्री काम कर रहे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, ये है जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है। अब जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जब इनको जॉब मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, जब इनको काम मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ ये लोग क्या रह जाएंगे, ये लोग रह जाएंगे आपके अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, क्योंकि ये काम सीख नहीं कर रहे, दे आर नॉट जॉब सीकर, दे आर नॉट जॉब सीकर। जस्ट लाइक यू आर ऑल्सो, यू आर स्टडिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, आपको जॉब नहीं चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको नॉर्मल जॉब नहीं चाहिए, मीन्स यू आर नॉट रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है, आप सीकर नहीं हो, तो दे आर नॉट सीकर्स, ठीक है, इसीलिए इनको काउंट नहीं किया जाएगा। बट इट डजेंट मीन कि ये एम्प्लॉयड है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। द अमाउंट बाय विच इक्विलिब्रियम level of real GDP exceeds the full employment level of full employment level of GDP is called, full employment level of GDP is called। ये सिंपल क्या बोल रहा है, ये कंपेयर कर रहा है यार, ये ना कंपैरिजन कर रहा है। उस क्लास में किया भी था हमने कवर, जो इकॉनमी वाली क्लास थी ना, वो मेंबर्स ओनली में, आई थिंक वो वीडियो मेंबर्स ओनली में है, ठीक है, यू कैन ज्वाइन इफ़ यू वांट टू। तो ये कंपेयर कर रहा है आपकी रियल जीडीपी, योर रियल, यहाँ पे डी लग रहा है ना, मिटा देते हैं इसको, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, योर नॉमिनल जीडीपी, उसको कंपेयर कर रहा है ये इन दोनों को। अब नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल होती है आपकी करंट, नॉमिनल जीडीपी जो होती है ना वो करंट रेट पे होती है, जो रियल जीडीपी होती है वो बेस रेट पे होती है, बेस रेट या फिर इसको कांस्टेंट रेट भी बोलते हैं, ठीक है, बेस रेट या फिर इसको कांस्टेंट रेट भी बोल दिया जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट प्राइजेस में आपकी इन्फ्लेशन हमेशा इंक्लूडेड होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है। सिंपल उसने यही बोला कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं।
ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर अभी ऊपर बताया मैंने क्या होता है, रिसेशन भी बताया हुआ क्या होता है, इनकम मल्टीप्लायर ये तो M1 M0 का काम है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इरेलेवेंट है, इरेलेवेंट क्वेश्चन है ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि डेटा पुराना हो चुका है, ये डेटा पुराना हो चुका है, बट स्टिल इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज थी, प्रोफेशनल सर्विसेज थी, रियल एस्टेट, या इसमें डी इसका आंसर है, ठीक है। इसका करंट डेटा देखना पड़ेगा जो 2024-5 का है, 24-5 का है, ठीक है। ये 2018-19 वाला हमारे काम का नहीं है डेटा, ओके। इसका आंसर वैसे डी है, बट हमें ज़रूरत नहीं है ये कवर करने की, इतना पुराना डेटा। फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मनी इट नीड्स टू हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, ओके। मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या करेक्टर्स होते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। मनी क्या होती है, इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, यस मनी का काम ही यही है, मनी इज़ एन इंटरमीडियरी, ये भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइस, यस हमने मनी के फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, मनी के हमने फंक्शंस पढ़े थे कि मनी का क्या फंक्शंस होता है, वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप, एंड आप इसको फ्यूचर के लिए रख सकते हो, एंड आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, हमने ये डिस्कस किया था, पढ़ा था उस क्लास में, इकोनॉमी वाली क्लास में, तो ये भी होना चाहिए। देन इज़ मस्ट बी ईजिली डिविजिबल, वही बात मैंने बोली है कि मनी डिविजिबल होनी चाहिए, मनी डिविजिबल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव 500 रुपीज़ नोट, आप किसी शॉप पे जाते हो एंड आपको चाहिए एक पेप्सी, लेट्स से आपको पेप्सी की बोतल चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके घर में गेस्ट आए हैं एंड वो बोतल है 65 रुपीज़ की। आप जाते हो शॉपकीपर को बोलते हो भैया एक पेप्सी देना, एंड उसने पेप्सी दी, आपने 500 का नोट दिया, बट उसके पास उसने कहा कि भैया ये तो डिविजिबल ही नहीं है, मीन्स या तो आप 500 की चीज़ लो या फिर 65 रुपीज़ लेकर आओ, बट इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, तो ये जो 500 रुपीज़ का नोट है इसकी एज अ मनी ये वैल्यू नहीं रहेगी, इसकी एज अ मनी वैल्यू नहीं रहेगी। सो मनी जो है हमेशा फंजिबल होती है, हमेशा फंजिबल होती है, ठीक है। अगर कोई मनी फंजिबल नहीं है ना तो वो मनी नहीं कहलाती, उसको NFT बोल देते हैं, नॉन फंजिबल टोकन बोल देते हैं उसको, ओके। सो फंजिबल होनी चाहिए। देन हैव हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूज़, ऑल्टरनेटिव यूज़ में हायर वैल्यू नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है फंक्शन। हमने पढ़ा था मनी में, हमने मनी में पढ़ा था, मनी की सिंपल है, अगर 500 रुपीज़ का नोट अगर उसकी आपके घर में, इन योर हाउस, दिस इज़ योर हाउस, ठीक है, आपके घर में उसकी वैल्यू 500 रुपीज़ है, शॉप पे भी उसकी वैल्यू 500 रुपीज़ ही होगी, आपके स्कूल कॉलेज में भी उसकी वैल्यू 500 रुपीज़ ही होगी, कहीं भी जाओगे आप इंडिया में उसकी वैल्यू 500 रुपीज़ ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन उड़ जाता है, तो 1 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, तो बस हमारा आंसर निकल गया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता है CABF में UPSC, एंड इतने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फ्री के नंबर्स होते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे क्वेश्चंस को गलत मार्क करेगा या फिर छोड़ता होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस द इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड इनटू, इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्राइवेट एंड पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक आप डिवाइड करते हो ऑनरशिप के बेस में, ठीक है। जो आपकी ऑनरशिप होती है ना, कि गवर्नमेंट ऑनरशिप है या फिर प्राइवेट सिटीजन्स ओनरशिप के अंदर हैं, तो पब्लिक प्राइवेट में होती है। सीजनल एंड डिस्गाइज्ड सेक्टर, सीजनल एंड डिस्गाइज सेक्टर, ये क्या दे रहा है इसने ऑप्शन में, बेकार सा ऑप्शन है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तो वो GDP के बेस पे डिवाइड करता है। एंड ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर है, क्योंकि दो तरह के हमारे पास वर्कर्स होते हैं या फिर आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, या तो ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस है, ठीक है, योर रिलायंस,
रिलायंस की जियो है, लेट्स से जियो का ऑफिस है, जियो का ऑफिस है मुंबई में, ठीक है। उस ऑफिस में जो उनका जनरल मैनेजर है वो है ऑर्गेनाइज्ड, उसको ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय बोलेंगे। उस जियो की ऑर्गेनाइजेशन में जो गार्डनर है, जो गार्डनर आता है ना वीकली बेसिस पे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, कंपनी इज़ रेगुलेटेड प्रॉपरली अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बट उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज है या नहीं है, ये कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी? उनका जो पेरोल होता है उसके ऊपर अगर उनका नाम है या फिर नहीं है। तो जो मैनेजमेंट के पर्सन्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, फॉर्मल एम्प्लॉयज़, उनका नाम होता है आपके रोल्स पर, पे रोल्स पर पीएफ में नाम होता है एंड कंपनी की लिस्ट में नाम होता है। बट जो गार्डनर है उसका पीएफ में नेम नहीं होगा एंड जो पे रोल्स हैं कंपनी के उसमें नाम नहीं होगा, इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये चीज़ें ना कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं, इनको रियल लाइफ एग्जांपल से या रियल लाइफ में इमेजिन करके ना माइंड में रख लिया करो। हर चीज़ पढ़ने के लिए नहीं होती, मतलब पढ़कर ही आपके माइंड में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स इज़ कॉल्ड। अब इसका आंसर भी क्या ही दूँ यार मैं, एमएसपी सभी जानते हैं। एंड ये जो फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस है ये आपका दिया जाता है शुगर केन के लिए, ये और शुगर केन, ये याद रखना है। एमएसपी टोटल 22 पे दिया जाता है, 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाता है एंड जो आपका फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस जो है शुगर केन पे दिया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया? वी ऑल नो हल्दिया पोर्ट है कोलकाता में, कौन सी रिवर पर है? हुगली रिवर पर है। ओनली मेजर पोर्ट है हुगली रिवर पर, कोलकाता पोर्ट बोलते हैं ऐसे, ठीक है। एंड ओनली मेजर पोर्ट है ये, ठीक है, ओनली मेजर पोर्ट है, ये याद रखना। व्हाट इज़ मेंट बाय एमएसएमई? अब इसकी क्या ही डेफिनेशन दूँ मैं? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो सभी जानते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस हैं। चलो, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज़ कैलकुलेटेड बाय, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज़ कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाइंग द डेथ रेट विद बर्थ रेट। अब आप लॉजिक लगाओगे ना, आप इसको उड़ा दोगे। एडिंग द डेथ रेट विथ बर्थ रेट, आपका डेथ रेट होता है नेगेटिव, बर्थ रेट होता है पॉजिटिव, मीन्स 100 पीपल हैं, टोटल 100 लोग हैं आपकी पॉपुलेशन में, 4 लोग ऐड हुए मीन्स उनका बर्थ हुआ, 2 लोग माइनस हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो इनको ऐड थोड़ी करोगे, अब इनको क्या करोगे? इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 को माइनस कर दोगे 4 में से, जो बचेगा आपका 2 बच गया, इसको ऐड कर दोगे आप 100 में, तो 102 पीपल हो जाएंगे आपकी पॉपुलेशन में। सिंपल है, इसमें लॉजिक्स काम कर रहा है, कोई आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए। देन यू आर सब्ट्रैक्टिंग द बर्थ रेट फ्रॉम डेथ रेट। अब ये क्या बोल रहा है यार, सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे आप? बर्थ रेट को थोड़ी डेथ से सब्ट्रैक्ट करोगे, डेथ को सब्ट्रैक्ट करोगे बर्थ से। इजी क्वेश्चन है ये। कई बार पता है कब इतने इरिटेटिंग ऑप्शन सेट करता है यूपीएससी। आगे देखते हैं। 2011 सेंसस हैड डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ देम? कि 2011 सेंसस ने टोटल 4 कैटेगरीज में इंडिया की पॉपुलेशन को क्या किया था? डिवाइड किया था। उनमें से कौन सी ये नहीं है, ठीक है। तो उसमें कल्टीवेटर्स थे, कल्टीवेटर्स में कौन आएगा? हमारे फार्मर्स आ जाएंगे। एग्रीकल्चरल लेबरर थी, इसमें कौन आएगा? तो नाम से क्लियर है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, यस, बट इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं थे। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ये दे आर स्टिल नॉट काउंटेड और नॉट कैटेगराइज्ड एज सेपरेट पॉपुलेशन ग्रुप। डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं एंड ये भी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ना आपके, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया? फूड इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी चीज़ को
इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आपकी वीट तो आएगी डेफिनेटली, पैडी मीन्स आपके राइस भी आएगा डेफिनेटली। टोबैको, टोबैको, अब टोबैको क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप डेली बेस पे कंज्यूम करते हो या फिर जो आपकी नेसेसिटी हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टोबैको तो सभी कंज्यूम भी नहीं करते, हार्डली पॉपुलेशन का कुछ परसेंटेज ही कंज्यूम करते होंगे, एंड वो भी डेली लेवल पर नहीं, मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करते होंगे। तो ये तो उड़ जाएगा, सिंपल लॉजिक है इसमें, सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो पहले से। शुगर, डेली घर में आपके चाय बन रही है, कॉफ़ी बन रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है जिसमें शुगर जा रही है, तो ये तो इंक्लूड हो जाएगी। तो सिंपल है, इसका आंसर डी होगा। टोबैको क्या ही ऑप्शन सेट किया हुआ है, कोई भी इसको एलिमिनेट कर देगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई यील्डिंग varieties of food grain were introduced as part of the first phase of ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी जानते हो 1966 में हुआ था, एंड जर्मन से उसकी वैरायटीज़ लेकर आई गई थी। एंड जो फिलीपींस के एक साइंटिस्ट थे वो, एंड इंडिया के साइंटिस्ट, ये इन्वॉल्व थे, इन्होंने जेनेटिकली उसको वो किया था, इम्प्रूव किया था उस क्वालिटी, उस उन सीड्स को, ठीक है। एंड देन इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब हरियाणा वाली साइड में, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा में इंट्रोड्यूस किया गया था, पंजाब एंड हरियाणा। आंध्रा तमिलनाडु ये तो लेटर फेज में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सो पंजाब हरियाणा, एंड आपका इसमें कुछ कुछ पोर्शन आता है वेस्टर्न वेस्टर्न यूपी का, ठीक है, पूरा यूपी नहीं है, वेस्टर्न यूपी है सिर्फ, ठीक है। अगर ये यूपी है ना तो इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके, वेस्टर्न यूपी में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज करेंटली यूज्ड बाय यूएनडीपी टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें लेवल ऑफ लिटरेसी इसको कंसीडर नहीं किया जाता, एनरोलमेंट रेशो को भी कंसीडर नहीं किया जाता, ड्रॉप आउट रेशो को भी नहीं देखा जाता, बट मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखी जाती है। मीन्स आपने 10 to 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट की है या फिर नहीं की, ये यूएनडीपी देखता है। जो आपका यूएनडीपी है ये देखता है कि अगर आपने कम से कम 10 to 12 ईयर्स अपने स्कूल में स्पेंड किए हैं या फिर नहीं किए, ओके, उसको कंसीडर करता है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग was recognized as invisible hand by एडम स्मिथ। अब जिनको पता है एडम स्मिथ कौन है या फिर एडम स्मिथ का रिलेशन इकोनॉमी से है, जिसको थोड़ा बहुत भी पता है, ठीक है, इकोनॉमी के साथ रिलेशन है, तो वो गवर्नमेंट की बात नहीं करेगा, जुडिशरी की नहीं करेगा, लेजिस्लेचर की नहीं करेगा, क्योंकि उसने वर्ड बोला इनविजिबल हैंड। गवर्नमेंट तो विजिबल है तो ये उड़ जाएगा, जुडिशरी विजिबल है ये भी उड़ जाएगा, लेजिस्लेचर आपकी पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली ये भी विजिबल है ये भी उड़ जाएगा, बट योर मार्केट, योर डिमांड सप्लाई, योर प्राइस मैकेनिज्म, इट इज़ नॉट विजिबल, दिस इज़ इनविजिबल, इनविजिबल हैंड बोला है इसने, तो ये आपका ऑप्शन बी है, दिस इज़ योर ऑप्शन बी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज fixation of price level for wheat and rice by CACP, Commission for Agriculture Cost and Prices, is an example of, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने ऊपर देखा था MSP, देखा था ना, MSP गवर्नमेंट देती है, ऐसे डिसाइड किया जाता है, तो ये उसका रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड ये चीज़ चलती रहती है, CAPF CDS आपका प्रीलिम्स जियो साइंटिस्ट, उसमें ये खेल चलता रहता है, ठीक है, घुमा फिरा के यूपीएससी सेम कॉन्सेप्ट पूछता है, क्योंकि स्टैटिक सिलेबस तो सेम है, स्टैटिक सिलेबस चेंज तो होगा नहीं, तो उसी सिलेबस को लैंग्वेज ट्वीक करेगा, ऑप्शन ट्वीक करेगा एंड पूछ लेगा सेम। सो CFCP कहता है आपका क्या करता है, प्राइस बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो अगेन रिपीटेड है, उसको सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, उसको सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, MSP बोलते हैं, कोई भी आंसर कर लेगा इसको। तो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर मार्केट इन इंडिया इज़ एग्जाम्पल ऑफ, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर मार्केट। अब इसमें भी आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, आपको पता है मार्केट में या तो जियो की सिम है करेंटली, या आपके पास एयरटेल की सिम है, या किसी के पास वोडाफोन आइडिया की सिम है, बस
इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। BSNL है बट वो भी ना के बराबर ही चलता है। एंड जो वोडाफोन इंडिया है ये भी इंडिया को अभी लीव कर रही है, ये भी ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुकी है। जो वोडाफोन इंडिया है ये भी शट डाउन हो चुकी है। तो हमारे पास कुल ऑप्शन बचते हैं जियो एंड एयरटेल। एंड इस चीज़ को बोलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है मार्केट में बहुत कम प्लेयर्स हैं, मींस योर 3 to 4 या फिर 2-3 प्लेयर्स हैं मार्केट में। उस सिनेरियो को बोलते हैं ओलिगोपोली। ठीक है। मोनोपोली कब होती है? जब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक इंडिविजुअल उस प्रॉपर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा हो। आपकी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कौन देता है? सिर्फ LIC देती है, उसको मोनोपोली बोलेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, ये अलग चीज़ हो जाती है। जब भी परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है जब उसमें उस मार्केट में एंटर करना एंड एग्ज़िट करना आसान हो। आपके जो बायर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनके पास प्रॉपर मार्केट की नॉलेज है कि कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना है, कौन सा नहीं ख़रीदना, तो उसको परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है। तो करेंटली इट इज़ मोनोपोली, ओलिगोपोली चल रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट in recent years to deterioration of asset quality of commercial banks by way of NPA? तो NPA पूछ रहा है सिंपल कि NPA में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किनका है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किनका है NPA में। ठीक है। सबसे पहले ये ऑप्शन दे रहा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो पहली बात तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बैंक्स इतना बड़ा अमाउंट ऑफ लोन देते नहीं हैं, इतना बड़ा अमाउंट ऑफ लोन देते नहीं हैं बैंक्स। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्जांपल हो गया कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, वो तो हज़ारों में करोड़ों में लोन देते हैं, हज़ारों करोड़ों में लोन देते हैं एंड वो NPA बन जाता है। इंफ्रा में सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना, सबसे ज़्यादा लोन अमाउंट बैंक है या फिर आपकी NBFC है या फिर आपकी गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा इंफ्रा में आपका NPA होता है, सबसे ज़्यादा होता है इंफ्रा में। देन योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये उन्होंने ऐसे ही डाल दिया हुआ है। सो एग्रीकल्चर उड़ गया, इन्फॉर्मेशन उड़ गया, इंडस्ट्री एंड इंफ्रा है आपका ऑप्शन B, दैट इज़ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट। सो दिस इज़ फॉर टुडे, 21 तक हमने कर लिया है एंड हमारे पास हैं टोटल अराउंड 17 पेजेस या 17 पेजेस बचे हुए हैं हमारे पास। 17 भी नहीं, 16 है, 16 बचते हैं हमारे पास। ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर टुडे। जितना भी हमने कवर किया है इसको आप जो रिवाइज कर रहे हो उसके साथ साथ इसको माइंड में रखना। ठीक है। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी है आपकी, कुछ भी आपको लगता है कि मैंने गलत बता दिया या फिर मेरा पर्सपेक्टिव अलग था, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द चैनल फॉर न्यू कंटेंट ऑन CAPF विच इज़ एक्सक्लूसिव टू मेंबर्स। एंड ये फाइल भी मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है। इन आर टेलीग्राम ग्रुप, सेम नाम से है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चैनल की ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।